हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैथ गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, जो कि एससीसी द्वारा पूछा गया है 2021 और 22 में। पिछले 2 साल में जो प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए। इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। टोटल 10 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है जो आप देख पाएंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, जो लगातार पिछले 2-3 साल में प्रश्न आ रहे हैं। पिछले बहुत से ऐसे पुराने क्वेश्चन को घींटते पीटे क्वेश्चन को करते रहिएगा, तो फिर आपके एग्जाम में वे प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए लेटेस्ट जो हाल फिलहाल के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, वैसे प्रश्न में आप फोकस कीजिए। आपके वैसे पैटर्न के बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी संभावना ज़्यादा है। इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर अच्छा लगता हो वीडियो, इससे कुछ हेल्प मिलता हो, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, जो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए, इसमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है। किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, वो भी ये मायने कुछ नहीं रखता, सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा जहां मैथ का सिलेबस आता हो। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, सीआरपीएफ सारे लेकर, जो यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, फिर रेलवे हो गया, आरपीएफ का ही फिर आने वाला वैकेंसी, सारे के लिए क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। क्या करा, ए और बी का अनुपात 11:7 और बी अनुपात सी का अनुपात दिया 5:19, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का आपसे मान पूछा। देखिएगा विद्यार्थी जी, क्या प्रश्न बोला, ए अनुपात बी बराबर आपको क्या दिया, पहले 11:17 दिया। चलिए ठीक है, 11:17 देख पाएंगे यहाँ लिखा हुआ। उसके बाद बी अनुपात सी दिया है कितना, तो देख पाएंगे 5 अनुपात कितना है, 19। तो आपसे ए अनुपात बी अनुपात कितना बोला है, सी के बारे में प्रश्न पूछा आपसे। ए अनुपात बी अनुपात सी के बारे में आपसे प्रश्न है, बताइएगा। सीएचएसएल 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए विद्यार्थी जी, दोनों में पार्ट में सी अलग है और ए अलग है, बी दोनों में कॉमन है। तो कॉमन देख रहे होंगे, ए का पार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं 11 है और बी का पार्ट कितना 7 है अनुपात। उसी प्रकार यहाँ देख पा रहे हैं तो बी का 5 है और सी का 19। दोनों जगह कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, बी। दोनों पार्ट में क्या है, बी, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए मेरा। तो देख पा रहे हैं यहाँ बी का वैल्यू कितना 7, यहाँ 5। इसलिए इन दोनों को पहले आपको सेम करना पड़ेगा, तभी दोनों को मर्ज कर पाएंगे आप। तो अनुपात दोनों को सेम करने के लिए पहले इन दोनों में आपको बराबर करना पड़ेगा कॉमन सरफेस को, अनुपात को। यहाँ देख पाएंगे बी है 5, यहाँ 7, तो यहाँ 7 है, जिसको 5 से मल्टीपल कर दीजिए। जो नीचे वाला है उसको ऊपर में, और जो ऊपर वाले बी वाले पार्ट है उसको नीचे वाले में मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। कॉमन सरफेस नीचे वाले में कितना था, 5, इसलिए ऊपर वाले में 5 से मल्टीपल किए। और नीचे वाले में देखिए ऊपर 7 था, तो नीचे वाले में 7 से मल्टीपल कीजिए। अब देख पाएंगे 7 × 5 = 35 हो गया, यहाँ भी और यहाँ कीजिएगा तो 7 × 5 = 35 भी, दोनों जगह कॉमन हो गया। आपका आंसर तैयार है, देखिएगा। तो मल्टीपल जब भी कीजिएगा बगल में दोनों अनुपात में होता है, ठीक है। तो ए का मान कितना हो गया, 11 और 5 = 55, मतलब ए का कितना मान हो गया, 55 अनुपात। बी की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। उसके बाद फिर यहाँ से भी आप अपना क्वेश्चन को आंसर मिला सकते थे। 55 अनुपात 35, 55 अनुपात 35 यहाँ नहीं है, यहाँ देखिएगा तो 35 अनुपात 55 है, नहीं 55 अनुपात 35 यहाँ है। और फिर देख पाएंगे यहाँ 35 नहीं है, इसलिए ये भी गलत। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। 3 ऑप्शन मेरा गलत हो गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आपको सी कैलकुलेशन भी करना नहीं पड़ा, ठीक है। आपके एग्जाम में ऑप्शन बहुत महत्व है, वो आपको क्वेश्चन को इजीली करने के लिए, आपको बेहतर छांटने के लिए भी बहुत सा ऐसा प्रश्न रहेगा जो ऑप्शन से आप इजीली उड़ा पाएंगे क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन के। और फिर उन्हें चाहते कितना हो गया, 33 से। देखिएगा सी का मान कितना हो गया, 19 से। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइएगा इसका राइट आंसर। कराइन में से कौन सी संख्या 24 से डिवाइड है। सीएचएसएल 2022 का पूछा हुआ प्रश्न। अब 24 का तो डिविजिबिलिटी रूल आप जानते नहीं हैं, सारे संख्या में आप 24 से भाग देंगे तो लगभग आपसे 4 से 5 मिनट टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे तो 24 को पढ़ा भी नहीं आएगा। तो फिर एक आपको बोले थे को प्राइम नंबर में आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। को प्राइम नंबर में जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो, तो जानते होंगे इसको तोड़ सकते हैं 6 × 4 = 24, लेकिन 6 और 4 में तोड़ेगा तो दोनों में 2 कॉमन हो गया, इसलिए
कोप्राइम नहीं हुआ। कोप्राइम जिसमें कोई भी कॉमन सरफेस नहीं हो, तो 8 गुना 3 में तोड़ सकते हैं। इसमें ना कोई कॉमन है और ना ही, दोनों अलग अलग है, दोनों में कोई पार्ट कॉमन नहीं है। तो अब 8 का डिजिबिलिटी रूल या फिर 3 का डिजिबिलिटी रूल आप लगा सकते हैं विभाज्यता का नियम। सबसे ईजी है मेरे लिए 3 का, कि 3 का डिजिबिलिटी रूल कहता कि सम डिजिट सम आप जोड़ दीजिए, अगर 3 से डिवाइड है तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा डिजिट सम की अगर बात करेंगे तो 5 11 और 9 20, 28 28 और 9 कितना हो गया 37, 37 और 6 जाकर हो गया 44। देख पा रहे हैं 44 क्या 3 से कट रही है? नहीं। इसका मतलब ऑप्शन मेरा ए नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से ही नहीं कट रहा तो 24 से कैसे कट जाएगा संख्या। ऑप्शन बी की अगर बात करते हैं तो 7 कितना हो गया 11 और 8 19, 19 और 6 25, 30 36। देख पा रहे होंगे कि संख्या 3 से डिवाइड है। हो सकता है मेरा आंसर ये हो सकता है, 3 से तो डिवाइड हो गया, पर 8 से इसमें डिजिबिलिटी रूल लगा लीजिए। 8 का डिजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 3 संख्या में मेरा 8 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दीजिएगा तो 8 कितना हो गया विद्यार्थी जी 64। उसके बाद फिर कितना बच गया 1 और 6, 8 दूनी 16। देख पाएंगे इसमें 8 से भी भाग चला गया लास्ट के 3 संख्या में, और 3 से भी कट गया, मतलब 8 से भी कट गया और 3 से भी कट गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 8 से भी कट गया और 3 से भी कट गया, तो इसका मतलब वो संख्या 24 से पूरी तरह भी डिवाइड हो जाएगी। 24 से आप भाग दीजिएगा, इसमें पूरी तरह क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसलिए जो भी नंबर दिया जाता है आपको उसको पहले कोप प्राइम नंबर में आपको तोड़ देना और फिर स्मॉल हो जाएगा, फिर आप इजिली तरीके से वहाँ डिजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे बोल रहा है ए किसी काम को 10 दिन में करता, कितना दिन 15 दिन में करता है। कह रहा ए किसी काम को 15 दिन में करता है, और उसके बाद फिर क्या बोला आपसे बी, जबकि बी उसी काम को कितना दिन में करता है 21 दिन में करता है। तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। चलिए ठीक है, तो आपको टोटल वर्क मानना पड़ेगा कि एक किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी 21 दिन में, तो कोई ऐसा काम मारिए कि दोनों इजीली तरीके से उस काम को पूरा कर सके। अब काम मारने का कुछ भी मान सकते हैं 15 20 25 30, लेकिन हमेशा बोलते हैं कि टोटल वर्क आप हमेशा इन दोनों नंबर का क्या मान लीजिए एलसीएम मान लीजिए। एलसीएम की अगर बात करें तो 15 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 7 75 से, और 105 21 से भी कट रहा है, इसका मतलब टोटल वर्क इसका कितना हो जाएगा 105 इसका टोटल वर्क हो जाएगा विद्यार्थी। 15 7 कितना हो गया 75 से 7 बार इसका, और ये की 25 75 से, मतलब एक की अगर बात करें एक किसी काम को 15 दिन में कर रहा था, टोटल वर्क 105, मतलब इसमें से अगर भाग दे दिए इसमें तो 7 बार, मतलब एक दिन काम करने की जो इसकी क्षमता है 7 यूनिट काम करेगा। और बी किसी काम को 21 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क 105 है, इसका मतलब प्रत्येक दिन 5 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो बोला दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देगा। टोटल काम आपका कितना 105 यूनिट, और दोनों मिलकर ये 7 यूनिट के साथ काम करेगा, ये 5 यूनिट के साथ, 7 5 12 यूनिट के साथ दोनों काम करेगा प्रत्येक दिन। इस काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा देख पाएंगे तो 12 8 96, 12 8 96 बच गया कितना 9, 96 और 9 105 बटा 12। अगर इसमें देख पा रहे हैं भाग जा रहा 3 3 9 3 6 12, मतलब 8 सही 3 बटा 4 दिन में उस काम को इजीली तरीके से दोनों मिलकर समाप्त कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी जी, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। टोटल वर्क सिर्फ और सिर्फ हमेशा उन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हैं। अगर एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, जो आपको बताना है। हमेशा बोलते हैं इसके पहले वाले सेट में भी ऐसा प्रश्न आपको जरूर देखने को मिला होगा अगर आप पार्ट वाइज देख रहे हैं क्लास को। तो हमेशा बोलते हैं अगर x% का ही आपको प्रॉफिट हुआ है और x% का ही क्या है लॉस हुआ है, तो ओवरऑल जो पूरे लेन देन में आपको होता है, पूरे लेन देन की अगर बात करें तो हमेशा क्या होता है विद्यार्थी जी लॉस होता। और कितने की लॉस होता है तो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, -x² बटा 100% की क्या होती है हानि होती है। हमेशा देख पा रहे हैं 50% की ही कमी हुई और 25% की ही क्या हुई वृद्धि, मतलब दोनों जगह क्या एक सी है, एक में कमी हुई है दूसरे में वृद्धि हुई है, दोनों जगह 50% ही, मतलब पूरे लेन देन में आपका क्या हो जाएगा
लॉस होगा हमेशा। इस फार्मूला ये है, इस सूत्र ये ट्रिक, इसे आप सूत्र मान सकते हैं। इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा कि अगर कहूँ भी आपके प्रश्न में x% कहीं वृद्धि और कमी देता तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर इजीली तरीके से निकल जाएगा। तो देख पाएंगे यहाँ x के मान कितना हो गया 50। देख पा रहेंगे हमेशा क्या होती है लॉस, तो देख पा रहेंगे यहाँ वृद्धि है, ये नहीं मेरा आंसर हो सकता, यहाँ वृद्धि है, ये आंसर मेरा नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ऐसे भी तो अब 50-50 गेम हो गया। आप चाहते हैं तो किसी पर भी आप तुक्का लगा सकते हैं, नहीं तो फिर अगर फॉर्मूला याद है तो आप फिर क्वेश्चन को इजीली उड़ा पाएंगे। x का मान कितना हो गया विद्यार्थी जी 50। 50 × 50/100 हो जाएगा इसका। 50 × 50 क्यों किए? क्योंकि x स्क्वायर है, मतलब x का मान 50 है तो स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीपल होगा। 200, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और तो कितना हो गया 25% की हमेशा क्या हो जाएगी विद्यार्थी जी लॉस हो जाएगा। L फॉर लॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 6 गुना के बराबर है। करा 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 6 गुना के बराबर है। बराबर है किसके? क्रय मूल्य के 6 गुना के, कॉस्ट प्राइस के 6 गुना के बराबर है। ठीक है, वो बोल रहा है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। देख पा रहे हैं जो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य है, 5 वस्तु का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य वो क्रय मूल्य के 6 गुना के बराबर है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य के 6 गुना के क्या है बराबर है। तो आपसे बोला है कि लाभ या हानि क्या हुआ है जो आपको बताना है। अगर इसकी बात कर ले कि इसका रेशियो क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, तो क्या आप जवाब देंगे? हमेशा बोलते हैं कोफिशिएंट जब बराबर आता है तो हमेशा उलट जाता है। ये 5 है सेलिंग प्राइस, वो चला जाएगा कॉस्ट प्राइस की तरफ, और जो कॉस्ट प्राइस 6 है वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना 6। नहीं तो फिर आप इसे फॉर्मूला के तौर पे भी बना सकते हैं, जैसे सेलिंग प्राइस बट्टा कॉस्ट प्राइस। तो देख पाएंगे बराबर है, बराबर कर दिए, और कॉस्ट प्राइस कितना 6 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस 5। मल्टीपल कीजिएगा तो देखिएगा सेलिंग प्राइस 5 आना चाहिए, देखिए 5 है, कॉस्ट प्राइस 6 होना चाहिए। बराबर में हमेशा ऊपर नीचे में मल्टीपल होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी कोफिशिएंट रहता है उसको उलट दीजिए। कॉस्ट प्राइस था 6, उसको सेलिंग प्राइस कर दिए, और सेलिंग प्राइस 5 था उसको कॉस्ट प्राइस कर दिए। ठीक है, ऐसे भी बराबर में कोफिशिएंट उल्टा होता है। मतलब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 6 रुपया है और विक्रय मूल्य 6 रुपया, सॉरी क्रय मूल्य 5 रुपया और विक्रय मूल्य 6 रुपया। इसका मतलब 5 रुपया का सामान 6 रुपया में क्या सेल कर रहा है, बेच रहा, तो उसमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है विद्यार्थी जी? 1 रुपया का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा। कितना पर? 5 रुपया पर। 5 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 5 रुपया पर प्रॉफिट हो रहा, तो 100% पे कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी? देख पाएंगे 2500, मतलब प्रॉफिट होगा कितना 20% की प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको बराबर था एक अनुपात लिखने के लिए कोफिशिएंट उलटना था। उसके बाद देख पाएंगे अब प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की आपकी बात करें तो 6 का समान 5 का समान 6 में भी का 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, बटा में कॉस्ट प्राइस आ गया। या फिर फार्मूला भी लगा सकते हैं, आप जानते होंगे प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, इसलिए बटा में क्रय मूल्य को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा है एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच 60 डिग्री का कोण बन रहा। देखिएगा ये हाइट एंड डिस्टेंस से फार्मूला कह रहा है 20 मीटर का एक सीढ़ी जो है, सीढ़ी हमेशा दीवार पर कैसे रहता है? तिरछा रहता है लगा हुआ विद्यार्थी जी। इसका मतलब इसकी लंबाई आपको 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई, और कह रहा है इस प्रकार टिकी हुई कि सीढ़ी और दीवार के बीच 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सीढ़ी का आधार क्या हो गया? ये हो गया विद्यार्थी दीवार से कितना मीटर दूर है, दीवार से कितना मीटर, ये दीवार का हो गया आधार और ये सीढ़ी का आधार। इसकी आपको डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, इसकी आपको डिस्टेंस बारे में पूछा गया। तो हमेशा बोलते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में tan थीटा लेकर भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। थीटा की जगह कितना लेना पड़ेगा? 30 डिग्री। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंबटा, सॉरी लंबटा क्या होता है विद्यार्थी जी? आधार। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंबटा आधार। 33 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। मतलब अगर इसकी लंब कितना है 1, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और 90 डिग्री के सामने रहता है उसे कर्ण बोलते हैं। तो लंब कितना हो गया विद्यार्थी? 1 यूनिट, क्योंकि tan थीटा का मान होता है 1/√3, और ऊपर वाले का लंब वैल्यू है, नीचे वाले की आधार। लंब हो गया 1, तो इसकी अति कितना साइड हो गया? आधार। आधार हो गया √3 विद्यार्थी जी आपका। ठीक है, ये √3 यूनिट हो गया। तो कर्ण कितना हो जाएगा?
कर्ण बराबर एक फार्मूला भी जानते होंगे, लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। इसका स्क्वायर कीजिएगा 3 हो जाएगा, प्लस इसका आधार स्क्वायर कीजिएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, अंडर रूट 4 का कितना हो जाएगा मान 2। मतलब कर्ण इसका निकल कर कितना साइड आ गया विद्यार्थी जी, बात करें तो कर्ण की 2 यूनिट, मतलब इसका यूनिट 2 हो गया। एक ये था 1, ये था √3, तो कर्ण आ गया 2। तो आपसे पूछा था आधार मतलब कितना दूरी है, जो आपसे प्रश्न था। तो देख पाएंगे 2 यूनिट का मान 20 है, तो आपसे पूछा है कितना √3 यूनिट का मान। 2 यूनिट का मान इतना है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 मीटर। आपको बोला √3 यूनिट का मान मतलब 10√3, इसका कितना दूरी पे है 10√3 मीटर की क्या है दूरी पर है, ठीक है, दीवार से। कौन? सीढ़ी का जो आधार है 10√3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। करा कौशिक ए का मान 5/4 है, तो tan ए का मान आपसे पूछा। कौशिक ए मतलब कौशिक थीटा का फार्मूला जानते हैं आप पहले तो, और नहीं जानते हैं तो आप जानते होंगे, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। ये सब प्रश्न आप जानना चाहिए, आप सब फार्मूला को याद कीजिएगा तभी तो बनेगा, क्योंकि यह मैथ है, बिना फार्मूला के तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। साइन थीटा बराबर आप सब पढ़े होंगे, लंब बटा क्या होता है कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। और जानते होंगे साइन थीटा कहीं अपोजिट होता है क्या, कौशिक थीटा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका उलट जाएगा, जो कर्ण नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और जो आधार लंब ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। मतलब ये जो कौशिक का मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा जाकर लंब हो जाएगा। कौशिक का फार्मूला कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो ये इसका मान कितना दिया हुआ 5/4, 5/4 मतलब ये कर्ण अगर कितना है 4 है तो इसका लंब कितना हो जाएगा, कर्ण लंब इसका 4 है तो कर्ण इसका 5 है। तो इसके मदद से आप आधार निकाल सकते हैं, ठीक है, कि लंब आधार और कर्ण तीनों होना चाहिए। तो लंब आधार के लिए क्या बोले हैं कि कर्ण में से माइनस होता बड़ी भुजा में से, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16। तो देख पाएंगे रूट कितना हो गया 9, √9, तो इसका मान कितना हो गया 3। मतलब कर्ण अगर 5 है और लंब 4 है तो आधार कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, आधार हो जाएगा 3, ठीक है। आपसे पूछा किसके बारे में, tan ए मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना दिया है आपको प्रश्न में 4, तो बटा में 4, आधार निकाल कर लाए कितना 3, 4/3 इसका आंसर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ये सब इजी प्रश्न था, लेकिन आप देख पाएंगे 2022 का पूछा हुआ प्रश्न SSC, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर जानते हैं तो आपके लिए टाइम बचा सकता है एग्जाम में, इससे इग्नोर नहीं कर सकते कि ये सब प्रश्न क्या है नहीं है, कैसे पूछा जाएगा। आपका डेट लिखा है कि पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 करा 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसकी तीनों साइड क्या हो विद्यार्थी जी बराबर हो, मतलब तीनों भुजा की लंबाई क्या होती है बराबर, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा। तो समबाहु त्रिभुज को इसमें डायरेक्ट आपको फार्मूला के बेस पे प्रश्न है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं जानते होंगे तो फार्मूला लिख लीजिए, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये 4 भुजा स्क्वायर, √3 हो गया √3/4। आपको भुजा कितना दे चुकी है विद्यार्थी जी, देख पाएंगे भुजा कितना 20, और 20 2 बार मल्टीपल होगा क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है। आप इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर क्या निकल जाएगा, देख पाएंगे। तो यहाँ 20 से कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, 4×5 = 20 हो जाएगा। उसके बाद 20×5 = 100, 100 रूट कितना हो गया 3, 100 √3 किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना था, आपका आंसर इजीली निकल जाता। क्वेश्चन नंबर 9 करा एक वर्ग के विकर्ण आपको कितना दे चुकी है विद्यार्थी जी, देख पाएंगे तो 14 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये वर्ग है तो इसकी विकर्ण जो साइड है उसकी कितनी लंबाई दे चुकी है, ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई आपको 14 सेंटीमीटर दे चुका। तो आपका इसका क्षेत्रफल पूछा। अब जानते हैं कि वर्ग का चारों भुजा क्या होता है विद्यार्थी जी बराबर, मतलब ए इसकी लंबाई है तो चारों भुजा की लंबाई ए होगा, और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर एक फार्मूला आप सब जानते होंगे, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुने भुजा, ठीक है,
√2 गुने भुजा। तो विकर्ण आपको दिया है कितना, √2 गुने भुजा, A4 भुजा। इसकी लंबाई आपके क्या दिया है, 14। तो अगर इसकी काटने की बात करें तो कितना बार में काट देगा विद्यार्थी जी, 7√2 बार में। मतलब इसकी भुजा की लंबाई कितना होगी, 7√2। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है विद्यार्थी जी, वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर। मतलब इसको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है आपको, तो स्क्वायर तो इजीली तरीके से आप कर पाएंगे। 7√3 का √2 का स्क्वायर कीजिएगा 7×7 और √2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 हो जाएगा। मतलब 49 गुना 2 कितना हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीडी 2019 का प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 करा, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी 14 घंटे में तय करती है। मतलब इसकी डिस्टेंस की अगर बात करें तो क्या होता है, स्पीड गुने टाइम, दूरी, डी फॉर डिस्टेंस, दूरी कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और 14 घंटा तक चला गाड़ी। तो इसकी टोटल डिस्टेंस इतना हो गया। ठीक है, तो अगला क्या बोल रहा है प्रश्न में, वह 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी, मतलब ये जो दूरी है, जो ऊपर दूरी है, ये कार द्वारा जो चला गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 14 घंटा में, ये दूरी कितना चल चुकी है, इतना दूरी चल चुकी। तो करा समान दूरी को, जो दूरी ऊपर चला है उसी दूरी को अगर 84 के स्पीड से हम चलें तो मेरा कितना टाइम लगेगा। तो आपको डिस्टेंस पता है और आपको स्पीड कितना बता रहा है, स्पीड लेना है आपको 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है आपको, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 48 गुने 14 और स्पीड की अगर बात करें तो 84। इसको काट दीजिए, आपका आंसर इजली तरीके से निकल जाएगा। 14 छक 84, 6 बार में चला जाएगा। इसको अगर बात करें तो 8 छक 48, मतलब 8 घंटा में उस दूरी को क्या कर देगा, ट्रैवल कर देगा। मतलब एक कार 48 के स्पीड से 14 घंटा में तय किया, उसकी दूरी कितनी होगी, इतना हो गया। ठीक है, तो करा अगर हम उस कार को इतना की स्पीड से चलाएं, 84 किलोमीटर की स्पीड से चलाएं, तो समान दूरी को, मतलब जो ऊपर दूरी चला गया, इस दूरी को इतना के स्पीड से हम चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस लिख दिया, स्पीड लिख दिया, इसका फिर जो कैलकुलेशन था कर दिया। टाइम कितना आ गया, 8 घंटा। 8 घंटा ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसे दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।